हेलो एवरीवन, आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पेपर सेकंड डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है ओवर पॉपुलेशन। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बात करी थी ओवर पॉपुलेशन के बारे में, इसके कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस को हमने डिस्कस किया था, है ना, और कॉन्सिक्वेंसेस को हम कंटिन्यू कर रहे थे। तो देखिए, हमें पता है पॉपुलेशन क्या है, ओवर पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जिसे हम कहते हैं दुष्परिणाम कहा जाता है, ठीक है, कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला दुष्परिणाम के बारे में हमने बात करी थी, लैक ऑफ वाटर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पानी की कमी होना, है ना, क्योंकि हमें पता है जनसंख्या वृद्धि जिस प्रकार से हो रही है उसके अकॉर्डिंग पानी जो है या फ्रेश वाटर जो है या पीने योग्य जो पानी है उसकी कमी हो रही है, क्योंकि नंबर ऑफ पीपल तो है ज़्यादा और जो पानी है या जो हमारा रिसोर्स है वो हमारे पास है बहुत कम, ठीक है, जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति जो पानी है वो स्वच्छ रूप से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कई बार लोगों को गंदे पानी का भी यूज़ करना पड़ता है ना। और साथ ही साथ में क्या होता है कि हमने देखा होगा पहले जो वाटर सप्लाई थी ना वो जैसे डेली बेसिस पे होती थी तो भी चलता था, लेकिन आजकल जो ये ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो लोगों तक पानी पहुंच रहा है वो एक तो फ्रेश नहीं पहुंचता है और टाइम से नहीं पहुंचता है ना। तो उसमें क्या होगा, जैसे 2 या 3 दिन के गैप से आएगा, कभी 4 और 5 डेज के गैप से भी पानी आ जाता है, तो लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है। सेकेंड इसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो है लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। देखिए, क्योंकि जनसंख्या जिस प्रकार से वृद्धि हो रही है, जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ रही है, तो क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है, जीवन प्रत्याशा की दर में कमी देखी गई है ना। क्योंकि क्या है, देखिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो अब हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जैसे आपको पानी कम मिल रहा है ना, उसी अकॉर्डिंग व्यक्ति को फूड भी कम मिलेगा, ठीक है। शेल्टर की फैसिलिटी जो है वो भी पर्सन को प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, अवेलेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्या है, ये सब चीज़ें हमें कब मिलती है, जब हमारे पास में होता है मनी रिसोर्स होता है ना। हमारे पास में जब मनी होगा, पैसा होगा, तभी तो हम इन सभी चीज़ों को अफोर्ड कर पाएंगे। और व्यक्ति पैसा किससे कमाएगा, अपने रोजगार से या एम्प्लॉयमेंट से कमाएगा, है ना, एम्प्लॉयड जब वो कहीं पे होगा। तो क्या है कि जो जितने हमारे पास में लोग हैं उनके अकॉर्डिंग या उनके अगर हम अनुपात में देखें तो हमारे पास नौकरियों की संख्या या रोजगार की संख्या कम है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता है, ठीक है। तो लोग क्या है कि रोजगार के प्रॉपर या सही अवसर नहीं मिल पाने की वजह से पैसा नहीं कमा पाते हैं, जिसकी वजह से फूड है, शेल्टर है, वाटर है, कपड़ा है, इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, उनको उनकी कमी देखनी पड़ती है, ठीक है। और इसी वजह से लोगों को क्या होती है कि लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है या जीवन जो है वो कम होता है, क्योंकि लोगों को चीज़ों का अभाव देखते, जैसे कई लोग भूख से मर जाते हैं, कई के पास घर नहीं था तो वो ऐसी ठंड में या फिर बारिश का या ऐसी मौसम में उनको रहना पड़ा जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, किसी की पानी नहीं मिलने से लोगों की मृत्यु हो गई। तो ऐसी चीज़ें हम देखते हैं ना, तो इससे क्या है, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रहा है कि एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी होनी चाहिए व्यक्ति की, उसको कम कर रहा है, ठीक है। और इसका सीधा सीधा कोरिलेशन किसके साथ है, ओवर पॉपुलेशन के साथ है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लोगों को समस्याएं हो रही है, और अगर पॉपुलेशन कम होती तो उनको ये समस्याएं नहीं आती। अगला जो हमारा कॉन्सिक्वेंस है वो है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मीन्स, देखिए, चीज़ों का विलुप्त होना, है ना, कमी होते रहना। कमी हो रही है, किसकी हो रही, देखिए, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है ना, तो आदमी क्या कर रहा है कि जितने भी फॉरेस्ट है ना, जंगलों को काट करके आगे बढ़ रहा है, ठीक है, प्लेन एरियाज ले रहा है अपने लिए और खुद के लिए क्या कर रहा है, शेल्टर बना रहा है ना। जिसकी वजह से क्या है, ये जो फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है ना, इससे जो जितने भी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो बर्ड्स हैं, है ना, इन सबको क्या हो रहा है, इनके जो खुद के घर है वो नष्ट होते जा रहे हैं हमारी वजह से। तो क्या है, इन प्रजातियों को या इन जानवरों को आगे आगे भागना पड़ रहा है,
क्योंकि जंगल कम हो रहे हैं तो इनकी प्रजातियां भी कम हो रही है, क्योंकि इनके खुद के पास अपना रहने का स्थान नहीं है, इनके पास खाने के लिए अपना भोजन नहीं है, इनको एक नेचुरल हैबिटेट नहीं मिल रहा इस वजह से। ठीक है, तो क्या है कि एक्सटिंक्शन देखा जा रहा है, वाइल्ड लाइफ में देखा जा रहा है। तो देखिए हमारे जो साइंटिस्ट है उनका ऐसा कहना है कि अगर ये जो प्रैक्टिस है, ठीक है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने की जो प्रैक्टिस है, ठीक है, अगर ये इसी तरीके से चलती रही जैसे कि प्रेजेंट टाइम में चल रही है, तो आने वाले टाइम के अंदर मतलब हमारी 50% जो स्पेशीज है वाइल्ड लाइफ की वो खत्म हो चुकी होगी और बाकी की रिस्क पर होगी। ठीक है, इसलिए क्या है जो फॉरेस्ट की कटिंग की जा रही है इसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। अगला है रिसोर्स कंजप्शन। रिसोर्स का कंजप्शन मतलब संसाधनों का उपभोग करना। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने वाटर के कंटेक्स्ट में और हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में बात करी कि रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन है। अब देखिए कोई हमारे पास में अगर किसी रिसोर्स का नंबर है कि अगर वो 10 है, ठीक है, और उसको यूज़ करने वाले लोग भी अगर 10 है ना, तो प्रॉपर बैलेंस है, एक आदमी प्रति व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ कर लेगा। लेकिन पता चले कि हमारे पास में अब वही चीज़ अगर 10 है, ठीक है, और उसको यूज करने वाले लोगों की संख्या हो गई 100, तो अब देखिए कि आप कितनी ज्यादा समस्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर तो प्रति व्यक्ति एक वस्तु प्राप्त हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 100 लोग है ना, तो 10 लोगों के बीच में सिर्फ एक उस वस्तु का नंबर आएगा। और पता चले कि ये जो संख्या है बढ़ते बढ़ते अगर 1000 हो जाए, 1000 लोगों के बीच में सिर्फ 10 रिसोर्सेज ही हमारे पास अवेलेबल हो, तो अब आप देखिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। 100 लोगों को एक ही रिसोर्स को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है कि देखिए रिसोर्सेज का कंजप्शन बढ़ा ना। जैसे यहाँ पे 10 लोग थे, 10 चीज़ें थी, तो वो प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। 100 से 10 लोग जब भी इसको यूज़ करे तब भी ठीक था, लेकिन जब 1000 लोग थे वो 10 को यूज़ करने लगे, तो इससे क्या हुआ, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे, कम होने लग जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज की। रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जैसे कि फूड है ना, वाटर है, हमारा फ्यूल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस टाइप के बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जो कि एक न एक समय पर ख़त्म हो जाएंगे। जैसे फूड है, वापस उगाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी तो पानी की ज़रूरत है। अगर अच्छा पानी एक बार ख़त्म हो गया तो हम अपना भोजन भी नहीं उगा सकते। तो बहुत से रिसोर्सेज दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे हम फ्यूल की बात करें, ठीक है, तो फ्यूल भी जो निकलता है उससे और दूसरी चीज़ें जनरेट होती है ना, वो हमें बहुत सारी चीज़ों के काम आता है। और इन रिसोर्सेज के ऊपर और रिसोर्सेज अवेलेबल डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि फ्यूल में निकल रहा है, जैसे पेट्रोल डीजल निकल रहा है, ठीक है, इस पेट्रोल डीजल से एलपीजी गैस भी बनती है। तो अगर पेट्रोल डीजल की कमी हुई तो एक तो एलपीजी हमको नहीं मिलेगी, दूसरा हमारे साथ क्या होगा कि जो हम गाड़ी चला रहे हैं, व्हीकल्स चला रहे हैं, इन सबको आप नहीं चला सकते, क्योंकि ये सभी तो फ्यूल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है और हम उन व्हीकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो देखा जाए इस तरीके से रिसोर्सेज का जब कंजप्शन बढ़ता जाएगा ना, तो क्या है, हमारे पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी। और रिसोर्सेज का कंजप्शन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो रही है। तो ज़्यादा लोग हैं, चीज़ें कम है, तो सभी लोग क्या करेंगे, उसको अपने पास में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से जो हमारा वर्ल्ड का जो इकोसिस्टम है ना, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है। ठीक है, इकोसिस्टम में चेंज आने की वजह से हम जब पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जब हमने आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक फूड चेन होती है ना, फूड चेन होती है। जैसे कि यहाँ पर कोई एनिमल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ग्रास है, ठीक है, ये ग्रास को कौन खाएगा? मेंढक ने खाया। ठीक है, मेंढक को किसने खाया? किसी और जानवर ने खाया, उसको किसी और ने खाया, उसको किसी और ने खाया, और वो एंड में जब डेड होते हैं तो वापस आकर के मिट्टी मिल जाते हैं, फिर से वापस वो जनरेट होती है। तो इस टाइप से क्या होता है, एक इकोसिस्टम रन करता है ना, हर चीज़ दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो ये जो इकोसिस्टम है हमारा गड़बड़ हो गया, क्योंकि क्या है, लोगों ने या तो इसको काटना शुरू कर दिया, या इसका कंजप्शन शुरू कर दिया, या इसको हटाना शुरू कर दिया, इसको मतलब किसी न किसी एक चीज़ को के ऊपर लोग ना अपना बहुत ज़्यादा उसको कंज्यूम करने लग गए या उसको यूज़ में लेने लग गए, जिसकी वजह से क्या है, जो हमारा इकोसिस्टम है उसकी चेन गड़बड़ हो चुकी है। ठीक है, और जो इकोसिस्टम की चेन जो गड़बड़ हो रही है, ये हमारे रिसोर्सेज को भी अफेक्ट करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले कॉन्सिक्वेंसेस की, जिसमें आता है आपका
इंक्रीज्ड इंटेंसिव फार्मिंग। ठीक है, गहन खेती में बढ़ोतरी होना। अब देखिए जो ह्यूमन है, ठीक है, वो अपना पेट भरने के लिए क्या करेगा, ठीक है, क्रॉप्स उगाएगा ना, ठीक है, फसल उगाएगा, उसी से तो वो खाना खाएगा और अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। अब क्या हो रहा है, इस ह्यूमन की संख्या में वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से उसको क्या है, क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना। जितने ज़्यादा लोग होंगे हमको खाने के लिए उतना चाहिएगा, प्रति व्यक्ति चाहिएगा। तो अब क्या हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो क्रॉप्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए। अब देखिए अगर हम बात करें नेचुरल फार्मिंग की, ठीक है, तो क्या है कि हर वेदर के अकॉर्डिंग जो हमारी फसलें होती हैं ना वो उगती है ना, कि सर्दी के दिनों में कौन सी फसलें उगाई जाएगी, गर्मी के मौसम में कौन सी फसलें उगाई जाएगी। अब क्या है, हर फसल अपने मौसम से उगती है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन कंजप्शन बढ़ चुका है ओवर पॉपुलेशन के कारण, तो अब हम क्या करते हैं, नेचुरल फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह पा रहा है ह्यूमन, है ना। तो उसने क्या किया, उस नेचुरल वे को तो छोड़ दिया और क्रॉप्स के लिए क्या है, कुछ केमिकल वेज भी उसने सर्च कर लिया, ठीक है। और क्या किया, साथ में जो नेचुरल फार्मिंग होती थी, जो नेचर जिस हिसाब से अपना काम करती थी, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी, ठीक है। तो आजकल आप मार्केट में देखते हो ना, आपको सीजनल सब्जियां या सीजनल फ्रूट्स तो मिलते ही हैं, जैसे हमारे सीजन में आ रहा है, उसके अलावा आपको कुछ ऐसी चीजें भी मिलेगी जो उस सीजन की नहीं होती हैं, ठीक है। तो वो कैसे की जा रही है, वो केमिकली ग्रो ही तो की जा रही है, तो हमारे पास में अवेलेबल हो जाती है। तो पहले के टाइम ये था कि सर्दी की सब्जियां, सर्दी के फ्रूट्स और सर्दी का खाने का सामान सर्दियों में ही मिलता था और गर्मी की चीज़ें अलग से गर्मी में मिलती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है, ये सब चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं और हमको गर्मी के मौसम में भी और सर्दी के मौसम में भी सब तरीके की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, एक टाइप की इंटेंसिव फार्मिंग है। और व्यक्ति क्या है, इन सब चीज़ों को उसको ज़्यादा मात्रा में भी उगाना है ना, तो उसके लिए वो क्या करता है कि नेचर को या हमारी प्रकृति को या जो हमारी लैंड है ना, इसको क्या हार्म हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा फसल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप चाहिए। तो क्या है कि बहुत सारे पहले तो यूज़ किए जाते थे नेचुरल जो खाद होती थी, प्राकृतिक खाद का उपयोग किया जाता था, है ना। लेकिन आजकल क्या करते हैं ये लोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जिसको कहते हैं रासायनिक खाद कहा जाता है ना। तो ये केमिकल फर्टिलाइजर क्या करते हैं कि जो भूमि होती है उसकी जो उर्वरक क्षमता होती है उसको खत्म कर देते हैं, उसके फर्टिलाइजेशन को खत्म कर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, आपको सेम टाइम पे आपको बहुत अच्छी मात्रा में आपको क्रॉप्स दे देंगे, लेकिन वो क्रॉप्स कैसी होगी, केमिकल से युक्त होंगी, रसायनों से भरी हुई होंगी, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं आजकल, केमिकली फर्टिलाइज्ड जो हमारी क्रॉप्स है ना, हम उन्हीं को कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, लोगों को खाने के लिए ज़्यादा चाहिए, तो हमें ज़्यादा उगाना है ना, इसलिए। तो ये भी एक इसका दुष्परिणाम है कि इसकी वजह से इंटेंसिव फार्मिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। और जो ये केमिकल फर्टिलाइजेशन है या जो इस तरीके से फसलें उगाई जा रही है, हमारे एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा या हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। और अगर इसी तरीके से इनको बढ़ाते रहेंगे तो ये हमारे लिए नुकसानदायक साबित होंगी, ठीक है। देखते हैं आजकल हम बहुत सारे हेल्थ एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोग जो है ना बीमारियों से ग्रसित है। उसका कारण क्या है, इस टाइप के केमिकल्स का कंजप्शन। हमको लगता है कि हम तो उगी हुई सब्जियां, नेचुरल चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज़ों के अंदर कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, कितने इंसेक्टिसाइड्स हैं, कितने पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है, ये हमको नहीं पता होता है। नेक्स्ट है फास्टर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहा है। देखिए जैसे जैसे ओवर पॉपुलेशन हो रहा है ना, तो उसकी वजह से हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारा आप कह सकते हो जो वातावरण है, ठीक है, या मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, उसमें चेंजेस आ रहा है। उसका कारण क्या है, पहले कम लोग थे ना तो प्रदूषण भी कम था, गंदगी नहीं थी, है ना, हमारे एनवायरनमेंट को किसी तरीके का हार्म नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे वो रिसोर्सेज का यूज़ भी बहुत ज़्यादा कर रही है, तो रिसोर्सेज के कंजप्शन से जो वापस एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, या फिर वाहनों के इस्तेमाल करने से जो धुआं ये सब चीज़ रिलीज हो रही है, हम खाना खा रहे हैं, हम जो चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, उससे जितना हम गार्बेज इकट्ठा करते जा रहे हैं वापस, तो ये क्या है, ये सब चीज़ें हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमको रिसोर्सेज की चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा है ना, तो
कपड़े बनाने वाली मिलें, खाना बनाने वाली मिल्स हो गई, ठीक है, प्लास्टिक बनाने वाली मिल्स हो गई, कांच बनाने वाली मिल्स हो गई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है। और आजकल सिंथेटिक चीज़ों का ज़माना बहुत ज़्यादा है ना, तो जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स को जनरेट किया जाता है ना, जो हमारे क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, हमारे पानी को ख़राब कर रही है, हमारी जो वायु है उसको ख़राब कर रही है। तो अब आपने देखा कि क्लाइमेट चेंजेस इतने जल्दी जल्दी हो जाते हैं। पहले का टाइम था, गर्मी के मौसम में अच्छी बारिश आती थी, सर्दी के मौसम में ठीक सर्दी पड़ती थी, ठीक है। आजकल इतना ज़्यादा चेंज हो गया कि गर्मी के मौसम में जो पहले के टाइम पर जिन महीनों में बारिश आती थी, आज वो शिफ्ट होकर के काफ़ी लेट आने लग गई है बारिश, ठीक है। सर्दी के दिनों में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत एक्सेस में पड़ती है ना। और जो सर्दी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसकी वजह से कई बार बारिश भी हो जाती है, कई बार ओलावृष्टि भी हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें भी देखी जाती हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज ही हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा CO2 का कंजप्शन हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का कंजप्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी ओजोन की लेयर जो है वो अफेक्ट हो गई है ना। और साथ ही साथ में लोगों में कैंसर होने की जो संभावना है वो भी ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये क्या है, ये क्लाइमेट चेंजेस ही तो हैं। जो साइंटिस्ट जो है वो हमें इसके बारे में अवेयर करते हैं कि अगर हम इसी तरीके से अपने प्रैक्टिसेस को अगर रन करते रहे तो धीरे धीरे हमारा क्लाइमेट इतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा कि बेमौसम बहुत कुछ होने लग जाएगा, जिसके बारे में हमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ होती है ना, ये हमारे ग्लोबल टेम्परेचर को भी अफेक्ट करती ही है। जैसे आजकल लोग AC का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लग गए, तो AC से क्या है कि हमारा जो ओजोन लेयर है, साथ ही साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है ना। तो लोग क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं, लोग सिर्फ यूज़ करना जानते हैं चीज़ों को, ठीक है। ये तो थे सारे के सारे इसके दुष्परिणाम। अब हम बात करेंगे कुछ सोल्यूशंस के बारे में कि ओवर पॉपुलेशन को किस तरीके से हम रोक सकते हैं, या उसके लिए हम कौन सी बेटर प्रैक्टिसेस है जिनको हम अपना सकते हैं ताकि हम इसके ऊपर काबू पा सकें, या फिर आने वाले समय के अंदर हम इसको कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला है सॉल्यूशन, बेटर सेक्स एजुकेशन, ठीक है। अर्थात एक अच्छी यौन शिक्षा देना, है ना। क्योंकि अगर यौन शिक्षा सही प्रकार से नहीं दी जाती है, या लोग जब इसको नहीं जानते हैं ना, तो ये ओवर पॉपुलेशन के इशू को अराइज करने का काम करता है, ठीक है। बेटर एजुकेशन होगी तो लोग इसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझेंगे, ठीक है, और उनको समझ में आएगा कि किस तरीके से सेक्स एजुकेशन जो है, या उनका जो सेक्सुअल बिहेवियर है वो चाइल्ड बर्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, और साथ ही साथ में उनके जो मिथ्स होंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से लेकर के, या उनके यौन जीवन को लेकर के भी अगर उनके अंदर किसी टाइप के मिथ्स हैं, कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उनको बताई जाती है। जब लोग सेक्स एजुकेशन को समझेंगे, इसको लेंगे, तो उससे क्या है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में भी और बर्थ कंट्रोल के बारे में भी इनको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी, ठीक है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, चीज़ों के बारे में नॉलेज और अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और वो जो अवेयरनेस है हम इसी के थ्रू लेकर के आ सकते हैं। नेक्स्ट जो सॉल्यूशन है ये है एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव से या गर्भ निरोधक जो वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, इनसे एक्सेस होना, या यहाँ तक लोगों की पहुँच होना, ठीक है। अब देखिए, एक अच्छी सेक्स एजुकेशन जब दी जाती है ना, तो लोगों के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव्स को यूज़ करना, या उनके बारे में समझना, या उनके बारे में अवेयर होना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। वो बहुत ही ईजिली इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनके बारे में समझ सकते हैं, और इनके यूजेस को भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि जब लोग सेक्स एजुकेशन लेंगे तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के यूज़ या एक्सेस को भी समझेंगे, तो ये एक जो ओवर पॉपुलेशन का इशू है, या ओवर पॉपुलेशन को कॉज जो कर रहा है, उस रीज़न को कम करेंगे, और साथ ही साथ इसको कैसे प्रैक्टिस में लेकर के आना है उसको भी ये लोग समझ जाएंगे। क्योंकि अगर ये इस टाइप से एजुकेट नहीं किया जाएगा, लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा, लोगों को नॉलेज नहीं दी जाएगी, तो क्या होगा कि लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, और नहीं समझेंगे तब तक वो इन सब चीज़ों से अनभिज्ञ रहेंगे, अनअवेयर रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है चेंजेस इन पॉलिसी।
पॉलिसी के अंदर या हमारे जो बहुत सारे नीतियां हैं उनके अंदर परिवर्तन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, पहले के टाइम में क्या होता था, मतलब अधिकतर बार ऐसा देखा गया है कि जिस घर में ज़्यादा लोग होते थे ना, ठीक है, तो उन लोगों को क्या है कुछ अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे कि भाई, या कई लोग दया भी कर देते हैं कि भाई इसके घर में तो इतने लोग हैं, कमाने वाला यही है या 2 लोग ही हैं, तो इसको और दो ताकि इसके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सके। तो क्या है कि जब लोगों को लगा कि हमारा बड़ा परिवार है तो भी हमको चीज़ें बहुत आसानी से मिल रही है और छोटा परिवार है उसको क्या है ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि लोगों ने इस चीज़ को समझा कि अगर हमारी फैमिली बड़ी होगी, ज़्यादा लोग होंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, हमको पैसा ज़्यादा मिलेगा या हमको रिसोर्सेज की जो अवेलेबिलिटी है वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि सरकार को अपनी नीतियों के अंदर परिवर्तन करना चाहिए। किस प्रकार से कि जैसे 1 बच्चा या 2 बच्चे तक सीमित कर देना चाहिए, इतने ही होने चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अगर ये पॉलिसी के अंदर चेंज किया जाएगा या जिनके कम बच्चे हैं, जिनकी फैमिली छोटी है, उनको इंसेंटिव अच्छा दिया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होता है लोगों के अंदर जागरूकता आती है और लोग इस चीज़ को लेकर के अवेयर हो जाते हैं कि अगर छोटी फैमिली होगी तो हमारे लिए ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इसका 4th सोल्यूशन है एजुकेशन ऑन द सब्जेक्ट। तो देखिए, जैसे कि जो हम ओवर पॉपुलेशन को हम कम करना चाहते हैं या इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या है हमको इसको एजुकेशन लाइन के अंदर एज ए सब्जेक्ट हमको इंक्लूड करना चाहिए, ताकि क्या है जब बच्चे जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं या अपनी अकेडमिक जब उसमें रहते हैं, अकेडमिक्स में जब तक उससे जुड़े रहेंगे तो उस टाइम पर उनको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना। तो एज ए सब्जेक्ट हम इसको बच्चों के सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं और साथ ही साथ में टीचिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एजुकेशन स्कूल्स तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम जितना आगे तक, जितने एक्सटेंट तक अगर इसको फैला सके, लोगों में जागरूकता फैला सके, तो वो बहुत ज़रूरी है और ऐसा करना चाहिए। तो ये हमको ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अंदर बहुत हद तक मदद करने का काम करेगा। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू।